मिश्रा वक्त प्राइम डिबेट का और आज बात होगी भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से लेकर बजट सत्र के दौरान संसद में बरपे भारी हंगामे की, जिसमें सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई आर पार के मोड़ में विपक्ष नजर आ रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष इस ट्रेड डील से लेकर नरवड़ी के खिताब पर हमलावर है सरकार के ऊपर, दूसरी तरफ आज स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गया है, जिस पर 118 सांसदों के सिग्नेचर हैं, साइन हैं। और सवालात ये खड़े हो रहे हैं कि क्या विपक्ष को केवल और केवल हंगामे पर भरोसा है, ड्रामे पर भरोसा है, लेकिन मुद्दों पर विश्वास नहीं, अविश्वास क्या। और उस बीच ये देखिए जो वीडियो जारी हुआ है उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। दरअसल 4 फरवरी का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरने की तैयारी के मूड में थी कांग्रेस की महिला सांसद, और आज जंतर मंतर पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये हाथ में पोस्टर लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए जंतर मंतर दिल्ली पर। कांग्रेस का भारी विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर, भारत अमेरिका डील के मुद्दे पर लगातार विपक्ष घेर रहा है। आज अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है सदन में, वो सुन लीजिए। इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा। और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया। अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था। हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं उनके साथ ये परेशानी क्यों। बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में न छूट देना टैक्स शोषण है। अमीरों के काम कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूटें दी गई हैं, लेकिन बेकारी बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीदों की थाली खाली है। मध्यम वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। शोषित वंचित गरीब व्यक्ति जहां था वैसे भी नीचे जाता दिख रहा है। इस बजट ने उसके चादर में पैबंद लगाने की जगह उसे और चिथड़ा कर दिया है। भाजपा का हर बजट 1/20 का बजट मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए ही होता है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अभी टीवी पर देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आया था, तो उन्होंने माननीय स्पीकर के लिए अविश्वास का प्रस्ताव दिया है। इस पर पार्लियामेंट ही जवाब देगी। आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन दैट। ये इशू, उसका मैंडेट कहीं और है, स्पीकर का ऑफिस इस पे कह सकता है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को और खास करके राहुल गांधी को, आप इतने एंटाइटल्ड हैं, आप इतने एंटाइटल्ड महसूस करते हैं अपने आप को कि आप कोई नियम नहीं मानेंगे, आप सदन का कोई भी कानून नहीं मानेंगे, और उसके ऊपर आप कहेंगे कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते, अविश्वास लेकर आएंगे। तो देखिए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, पलटवार कर रही है राहुल गांधी के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ ये पहले तस्वीर देख लीजिए, 4 तारीख की तस्वीर है महिला सांसद कांग्रेस की, किस तरीके से प्रधानमंत्री के आसन के पास बैनर लेकर खड़ी थी। ये वो सदन है जहां पर चर्चा होनी चाहिए थी, बैनर नहीं दिखाने चाहिए थे, लेकिन ये वीडियो आज जारी हुआ है तब जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं विपक्षी दल। हालांकि इस पर राहुल गांधी के सिग्नेचर नहीं है। बताया जा रहा है कि संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से भारत अमेरिका ट्रेड डील पर लगातार घमासान छिड़ा है, उस बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट जारी करके बहुत सारे मामलों पर स्पष्टीकरण दिया है। साथ ही जिस जीरो टैरिफ के दावे को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर विपक्ष हमलावर था सरकार के ऊपर, उस पर भी व्हाइट हाउस ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर, हर एक अमेरिकी प्रोडक्ट पर भारत 0% टैरिफ नहीं लगाने जा रहा है।
बल्कि कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स ही उसके दायरे में आएंगे, उसमें भी क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से कटौती की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या सच में नियम नहीं मानता है विपक्ष? क्या सच में विपक्ष को ड्रामे और हंगामे पर भरोसा है और मुद्दों पर, चर्चा पर अविश्वास? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। तारुफ करा देते हैं अपने मेहमानों से आपका। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद साजिद जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से उज्जवल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। और शुरुआत उज्जवल पाठक जी, क्या जिस तरीके से संबित पात्रा कह रहे हैं कि आपको मुद्दों पर भरोसा नहीं है, आपको नियमों कानूनों पर भरोसा नहीं है, क्या ये सच है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पैनल में उपस्थित सभी गणमान्यों को सादर प्रणाम करता हूं। मैं संबित पात्रा जी को और आपके मंच से भारतीय जनता पार्टी और सरकार को ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार जनता ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना है, उसी प्रकार जनता ने विपक्ष को भी सरकार से सवाल जवाब करने के लिए और इसके साथ साथ सरकार की निरंकुश सरकार की तानाशाही नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए, देश हित पर सरकार से सवाल पूछने के लिए, विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु सरकार से सवाल पूछने के लिए भी हमको चुना है। तो हमें नियमों का हवाला दे करके और प्रक्रियाओं का हवाला दे करके सरकार राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने से रोक रही है। चाहे वो मनोज मुकुंद नरवाणे जी जो तत्कालीन सेना अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जो पूर्वी लद्दाख में घटना हुई, जिसने कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा महसूस कराया, राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचाया, उस पर देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच सदन पर सरकार चर्चा नहीं चाहती है। भारत यूएस ट्रेड डील, जिसमें देश के किसानों के साथ कहीं ना कहीं एक कुठाराघात किया गया, उस पर देश की सरकार चर्चा नहीं चाहती है। आप ये बताइए, भारत ट्रेड डील 11-12 महीने से रुकी हुई थी केवल इस मुद्दे पर कि हम अपना कृषि क्षेत्र नहीं खोलेंगे, डेयरी उत्पाद नहीं खोलेंगे, अमेरिका को कहीं ना कहीं रियायत नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अभी भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, चाहे वो गुणवत्ता हो या क्वांटिटी हो, दोनों में पिछड़े हुए हैं। तो अपने उत्पादकों की रक्षा करेंगे भारत जैसे बड़े बाजार में। इन सब मुद्दों की सरकार ने कहीं ना कहीं उपेक्षा की और ट्रंप के दबाव में आकर के ट्रेड डील कर दी। तो ये सब मुद्दे अगर हम सदन में नहीं उठाएंगे, देश की जनता को नहीं बताएंगे, तो फिर हमारा संवैधानिक दायित्व है कहीं ना कहीं उसका हनन होगा। उज्जवल पाठक जी, लेकिन सरकार तो कह रही है, पीठ थपथपा रही है कि कूटनीतिक जीत है हमारी, हमने डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया है, घुटनों पर ला दिया है। अरे भाई, मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं। मतलब ट्रेड डील अभी नहीं हो रही थी तो इनके अंधभक्त और जो गोदी मीडिया कुछ लोग हैं, वो कह रहे थे कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अब ट्रेड डील होती है भारत के हितों को दांव में लगाकर, किसानों के हितों को दांव में लगाकर, तब भी कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। सबसे बड़ी बात सरकार तो कह रही है हमने किसानों के किसी हित को दांव पर नहीं लगाया। आज देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से फैक्ट शीट भी जारी की गई है, इसमें भी साफ तौर पर कहीं नहीं लिखा है कि डेयरी और किसानों के हितों को जो है दांव पर लगाने का काम किया गया है। साफ तौर पर इसमें मेंशन है ड्राई फ्रूट्स, ताजे प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट्स और अन्य उत्पाद शामिल हैं जिनके लिए भारत के बाजार खोले जाएंगे। यहाँ पर कहीं भी दूध का जिक्र नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स का जिक्र नहीं है। नहीं, आप हमको ये बताइए, सोयाबीन ऑयल को आपने टैरिफ फ्री कर दिया, सोयाबीन में आपने टैरिफ लगाया है। अगर ये सोयाबीन का उत्पादन भारत में होता है, अब सोयाबीन का जो प्रोसेस होगा उसमें जिन लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके हितों का हनन। तेल हम 0 टैरिफ पे आयात कर रहे हैं, तो यहाँ सोयाबीन से तेल बनेगा, उसका कहीं ना कहीं वहाँ के किसानों का हनन, जो तेल बनाते हैं और जो उत्पादक तेल बनाते हैं, सोयाबीन की डिमांड घट जाएगी। आप क्या बात कर रही हैं? यही हाल मक्के में है, यही हाल तमाम चीजों में। आप एनालाइज करिए ट्रेड डील को पहले से। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आप ये मुझे बताइए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास उज्जवल जी। विवेक श्रीवास्तव जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या देश को गुमराह किया गया है इस डील के अंतर्गत? समझौता कर लिया है क्या, कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं क्या प्रधानमंत्री? और जैसा कि उज्जवल पाठक जी कह रहे हैं, कांग्रेस भी दम भर रही है कि देखिए भाई, हम अमेरिका के दबाव में आकर डील कर रहे हैं। और आज
रूस का भी बयान सामने आया है, रूस के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे, जो कि गलत है। देखिए रीति जी, अमेरिका की जो स्थिति है वैश्विक परिदृश्य पे, आज कोई भी देश अमेरिका को नज़रअंदाज करके वैश्विक राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकता। और दूसरी चीज़ ये कि जो टैरिफ उसने लगाया था उसी ने कम किया, और वो टैरिफ कोई ऐसा नहीं केवल भारत के विरुद्ध उसने प्रयोग किया, वो दुनिया के लगभग सभी देशों के विरुद्ध वो टैरिफ वार मिस्टर ट्रंप ने छेड़ रखी है। उन्होंने अपने देश के व्यवसाय को अपने हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और जिस डील को लेकर के विपक्ष इतना हाय तौबा कर रहा है, अभी उस डील के कोई दस्तावेज प्रकाश में नहीं आए। प्रेस हो रही है, प्रेस में भी वो तथ्य नहीं आए जो विपक्ष लेकर के घूम रहा है। उम्मीद है कि मार्च में वो डील साइन होगी। जब तक चीजें दस्तावेज के रूप में ना आ जाएं, तब ठीक तक है उस विवेक पर श्रीवास्तव चर्चा जी, पर बड़ी बात चर्चा। आप कह रहे हैं, जब तक चीजें दस्तावेज के रूप में ना आ जाएं, सामने दूसरी ना आ चीज जाएं, वो क्योंकि रसिया- अमेरिका देखिए वो राष्ट्र है, वहां के राष्ट्रपति का डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कब वो पलट जाएं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, फिर किस दम पर आपके नेता तमाम लीडर्स जो है दम भर रहे थे कि हमने तो बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल कर ली, देखिए अगर इस पे चर्चा परिचर्चा नहीं होनी चाहिए थी, कूटनीतिक सफलता तो इस फिर दृष्टिकोण से किस है। बेसिस पर प्रधानमंत्री मोदी का कूटनीतिक- अभिवादन स्वागत किया जा रहा था कि हमने बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है? कूटनीतिक जीत ये है कि जिस तरीके से मिस्टर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ हटाया, और आज एशिया में सबसे कम टैरिफ आपको है। जो उनकी जी हजूरी में देश रहता है पाकिस्तान, उससे भी कम है। हमारा कोई पाकिस्तान से कंपटीशन नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन जिस तरीके से यूटर्न मिस्टर ट्रंप ने लिया है, वो कहीं न कहीं भारत की तो यूटर्न कूटनीतिक तो फिर से ले मजबूती- सकते हैं ट्रंप, क्यों सुनील त्रिपाठी जी? देखिए रुक जाइए। और दूसरा जो रूस के विदेश मंत्री का बयान है, रूस से तेल लेना हमने ही शुरू किया, उसके पहले नहीं लिया जाता था। और ये पूरी दुनिया जानती है कि वो रूस से ना तेल लेने का दबाव सबके ऊपर डालते फिर रहे हैं। तो रूस के विदेश मंत्री का बयान भी कोई नया नहीं है, ये सबको मालूम है। अभी जो उन्होंने टैरिफ लिया, कम किया, हमने उसका स्वागत किया, देश के करोड़ों देशवासियों की तरफ से उनको धन्यवाद भी दिया। आगे जब दस्तावेज साइन हो जाए तब विषयवार इस पे चर्चा हो कि किस ठीक है। पे हमने क्या पाया, किस पे हमने क्या खोया। ठीक है, जी दस्तावेज साइन हो जाएंगे तब चर्चा हो, जब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो जाए। सुनील त्रिपाठी जी, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन पहले आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। आज जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, हालांकि इससे पहले भी 2020 में भी ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ चुका है, कोई फायदा उसका नहीं देखा गया। 119 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, क्या मायने हैं इसके? देखिए अदिति जी, कांग्रेस हमेशा जब सत्र शुरू होता है ड्रामे की उतर आती है। इस समय अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना है, जनहित के मुद्दों को संसद में उठाना चाहिए। जो मेन समस्याएं हमारे क्षेत्र के लोगों की हैं, देश के लोगों की हैं, लेकिन कांग्रेस ड्रामा करते करते एक ड्रामा स्वयं भी बन गई है। आप समझिए कि देश किन स्थितियों से गुजर रहा है, महंगाई अलग है, भ्रष्टाचार अलग है, बेरोजगारी अलग है, किसान अलग परेशान, नौजवान अलग परेशान है, लेकिन कांग्रेस उस पर चर्चा नहीं कर रही है। उसको नरवणे जी की किताब याद आ रही है। मैं देख रहा हूँ उनके प्रवक्ता जो बैठते हैं जहां मेरे साथ, वो भी यही चर्चा करते हैं, राहुल जी भी चर्चा करते हैं। सुरक्षा मैं भी मानता हूँ, सुरक्षा राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, भारत की ठीक है, नागरिक। इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको सुनील त्रिपाठी जी। अगर किताबों का ही जिक्र हो रहा है तो तमाम ऐसी किताबें लिखी हुई हैं तमाम ऑथर्स की, जिसमें कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ घोटाले हुए, किस तरीके से जो कंट्रोवर्सीज हैं वो क्रिएट हुई। अगर हम किताबों पर ही आ जाएं, किताबों पर ही बात होने लगे, तो केवल वही बात हो जाएगी ना कि बिना निशाने के हम कोई तीर जो है वो चला रहे हैं अंधेरे में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं
ये संसद सत्र जो होता है सती जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है। करोड़ों रुपया देश के टैक्स पेयर का बर्बाद होता है इसके ऊपर। मैं मानता हूं कि जिस तरह से चाहे विधानसभा सत्र हो चाहे लोकसभा सत्र हो, जल्दी जल्दी समापन की ओर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे सांसदों को चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के हों या सपा के हों, कि जनहित के मुद्दों से सरकार को जरूर घेरना चाहिए। और जो राजनीतिक दल जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता है उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। कांग्रेस क्या मुद्दे लेके आती है पूरा देश देख रहा है। आज आलू किसान उत्तर प्रदेश में परेशान है, 10 रुपए में 5 रुपए में आलू बिक रहा है, कोई किसान मतलब नहीं है। खाद बीज के लिए परेशान उत्तर प्रदेश किसान, उसी को मतलब नहीं है। बिल्कुल सुनील त्रिपाठी जी, हमें ये उम्मीद थी कि इस बार जब ये बजट सत्र में जब बजट पेश हुआ और ये देखा गया कि खाद के लिए किसानों के लिए कोई राहत उस बजट में नजर नहीं आई, इस मुद्दे को किसी सांसद ने विपक्ष के नहीं उठाया। क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है विपक्ष की? मेरा ये मानना है जहां टैक्सेस का मामला आता है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक हो जाते हैं। आज खाद की कितनी मारामारी रही, किसान कितना लाठियां खाया है, कितने लोगों ने मुद्दा उठाया वहां पे। और ऐसा नहीं है, जब हमारे देश के वैज्ञानिक वैक्सीन बना सकते हैं कोरोना की, तो क्या यूरिया खाद की और फैक्ट्रियां नहीं बन सकती हैं? हालांकि यूरिया बजट में थोड़ा ठीक है, तो क्या ये माना जाए सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलके साथ में गोल गोल घुमा रहे हैं देश को केवल? हाँ, देखिए अखिलेश जी ने एक बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि मीडियम क्लास के लिए आपने कोई छूट नहीं किया। आपने 12 लाख इनकम टैक्स में छूट की, अच्छी बात है, मैं भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जब 12 लाख इनकम होगी तभी तो हमको छूट मिलेगी। हम वहां तक उस लोग तक पहुंच पाएंगे तब छूट ला पाएंगे हम। आज रोड टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आदमी ये तो कमा नहीं पा रहा, जो कमाता है वो सरकार दे देता है। कम से कम रोड टैक्स में ही आप छूट कर देते, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक टैक्स में छूट कर देते। कहीं अगर छूट हुई हो तो मेरे सारे बुद्धिमान लोग बैठे हैं, बता दीजिए कहाँ छूट हुई है। और टैक्स के मामले पे चाहे जीएसटी हो, सरकार को विपक्ष भी नहीं घेरता, सोचता अगर ये सरकार चली भी जाएगी हम आएंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें। जी मोहम्मद साजिद जी, क्या विपक्ष के पास मुद्दों की कमी हो गई है या मुद्दे उठाने से पीछे हट रहा है विपक्ष, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा है और केवल हंगामा ही बरप रहा है? हालांकि आज कई दिनों के बाद अखिलेश यादव जो है विपक्ष बोलता हुआ नजर आया, वो भी तब जब किरेन रिजिजू ने हाथ जोड़कर ये उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई सत्र को हंगामे की भेंट मत चढ़ाइए, बातचीत चर्चा करिए। उसके बाद मोहम्मद साजिद जी, देखिए विपक्ष लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहा है और ये पहली बार नहीं है। चाहे कोरोना की वैक्सीन हो या किसानों की आय हो या किसानों पर लाठियां चार्ज हो या हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे अधिक किसानों की आत्महत्या का मामला हो या युवाओं की बेरोजगारी का मामला हो या स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो या भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार का मामला हो, भुखमरी का मामला हो या जितने भी मुद्दे हैं किसानों की आय दुगनी करने से लेकर हर मामले में विपक्ष मुद्दा उठा रहा है और उसकी सरकार से लगातार मांगे कर रहा है। जो उनके गलत फैसले हैं, चाहे SIR हो, देखिए अब लगातार सदन में उठा रहा है, क्योंकि नजर तो कहीं नहीं आ रहा है। मोहम्मद साजिद जी क्या वो सपना देख रहा है? मेरा सवाल ये है, सुनील त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि क्या विपक्ष मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है, और मेरा सवाल भी आपसे यही था कि क्या कहां पर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाए जा रहे हैं या सदन में जो चर्चा के लिए बनी है, मुद्दे उठाने के लिए बनी है वहां पर? क्योंकि बीते रविवार से मंगलवार तक आज के दिन भी हंगामा जारी रहा, बाद में हालांकि कुछ घंटे भले ही चर्चा हुई है। साजिद जी, देखिए सदन में लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर दूसरे दिन तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जिलों में लोग जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता है, वो लोग लगातार हर जिले में इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार सदन नहीं चलाना चाहती और नेता प्रतिपक्ष तक को बोलने नहीं दे रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि नेता प्रतिपक्ष कितना अहम पद है, लेकिन जब चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, आप उनका देखिए किस तरीके से अपमान किया जाता है। कभी कहाँ उनको तीसरी रो में बिठाया जाता है, कभी चौथी रो में बिठाया जाता है, लोकसभा में बोलते समय माइक बंद कर दिया जाता है। तो क्या पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इसीलिए अविश्वास है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ समाजवादी पार्टी के भी सिग्नेचर हैं सांसदों के।
साजिद जी? ये समाजवादी पार्टी अब इस प्रस्ताव में शामिल है और सभी सांसद शामिल हैं। और पहले ही दिन से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने चाइना की बात कही कि किस तरीके से कब्जा हो रहा है, और नेताजी से लेकर डॉक्टर लोहिया जी तक ने किस पहले ही बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए। और ये एक बार की बात नहीं है, ये सैकड़ों बार हो चुके हैं। ठीक है, जब और भारतीय चर्चा जनता पार्टी बजट को पर जब होनी अपनी थी, तारीफ भी राष्ट्रपति के करानी है, अभिभाषण पर होनी थी मोहम्मद साजिद जी, तो आप लोग चीन का मुद्दा उठा लिए, नरवणे की किताब लेकर हंगामा करते नजर आए और आप कह रहे हैं कि हम जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, नरवणे जी की किताब में भी चाइना की सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, और देश की सुरक्षा पहले अहम है। वो किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है मोहम्मद साजिद जी, अनपब्लिश्ड बुक है वो। लगातार स्पीकर ओम बिरला यही बोलते रहे कि अप्रकाशित किताब का जिक्र आप नहीं कर सकते। उन्होंने आज अपनी किताब को लेकर कहा है कि जो उसमें लिखा है वो सही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपनी प्रेस में अपना बयान जारी किया है। तो देखिए, और वो कोई आम आदमी नहीं है, वो हिंदुस्तान के सेना के प्रमुख पद पर रहे हैं। तो आप उनकी बात को कैसे खारिज कर पब्लिकेशन सकते तो हैं? कह रहा है कि बुक पब्लिश हुई ही नहीं है। पब्लिकेशन कह रहा है, लेकिन उन्होंने लिखी है, मोहम्मद साजिद जी, और नियम क्या जिसने कहते हैं? क्या आप लोग नियम को नहीं मानते हैं क्या? लिखी है, वो कह रहे हैं कि मैं लिखी है और सत्य है। और दूसरी चीज, सरकार को दिक्कत क्या है? सदन किस लिए है? चर्चा करने के लिए। अगर आपकी तारीफ है तो आप सदन में चलने के बजाय मन की बात में एक इसको भी एपिसोड में शामिल करा दीजिए कि साहब हमने ऐसा बजट दे दिया है जो अमेरिका से, जो हमसे नाराजगी थी, हमने उससे रिश्ते सही करने के लिए उनकी डील को करार कर दिया, जिससे आप हमारे लोगों को हथकड़ी बांध के मत भेजिएगा, ना निकालिएगा। किस तरीके से पैरों में जंजीरें डाल के भेज रहे थे, अपने मामले सही करने के लिए आप देश को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। 500 अरब ठीक है, देश को बर्बाद कर रहे हैं क्या? जवाब दूंगी मैं, लेकिन उज्जवल पाठक जी, आप देश का ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी आपकी पार्टी की। ठीक है, लौटूंगी साजिद जी आपके पास। उज्जवल पाठक जी, ये 4 फरवरी की वही तस्वीरें हैं जिनका जिक्र करते हुए कहा था स्पीकर ओम बिरला ने कि कुछ साजिश, कुछ प्लानिंग की जा रही थी विपक्षी सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ। और तस्वीरों में देखा भी जा सकता है, नजर भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी के बगल में ही ये महिला सांसद जो है खड़ी हैं, वो भी बैनर लेकर खड़ी हैं। क्या संसद इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर बैनर, पोस्टर लहराए जाए, नारेबाजी की जाए? प्रधानमंत्री की कुर्सी के बगल में महिला सांसदों का इस तरीके से घेरना कुर्सी को, ये क्या इंडिकेट कर रहा है उज्जवल पाठक जी? संसदीय मर्यादा है क्या ये? देखिए, देश के प्रधानमंत्री यदि देश की संसद के भीतर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश की जनता की सुरक्षा का भी विषय है। आप यह बताइए, देश की सरकार के दबाव में आकर के ओम बिरला जी इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं कि देश की महिला सांसद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। ओम बिरला जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इनको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानते हैं कि महिला सांसद 4-5 खड़ी हो जाती हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लेती हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले। उज्जवल पाठक जी, मैं वही बता रहा हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या? मैं आपको, अच्छा, महिला सांसद यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास बैनर लेकर के प्रदर्शन कर रही है तो आपकी क्या मानसिकता है और ओम बिरला जी की क्या मानसिकता है कि वो हमला करने गई है? क्या ये स्तर है देश की महिला सांसदों का? वरिष्ठ सांसद है और प्रधानमंत्री जी अकेले सदन में नहीं बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ 240 सांसद भी सदन में बैठे हैं। संख्या उनकी ज्यादा है कि हमारी ज्यादा है? आप लोग कैसे अतार्किक बातें करते हैं? ये तार्किक बातें हैं उज्जवल पाठक जी। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सुनील। पहले मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट मैम प्लीज। ठीक है, बात आपकी कंप्लीट करने दूंगी। सुनील त्रिपाठी जी कुछ कह रहे थे, बोलिए सुनील जी। 96-97 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी कितनी अप्रिय घटना घटित हुई थी, आपको याद है? जिस तरह से कल्याण सिंह जी के ऊपर, शिवपाल जी के ऊपर आपस के ही लोग भिड़े थे और चोट लगी थी उनको। साजिद भाई बैठे हैं, शिवपाल जी के हाथ मैंने पट्टी बांधी थी और
सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों में वो मारपीट हुई थी, मेरी समझ से उससे ज्यादा काला दिन कोई उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं हुआ न क्या होगा। वही लोकसभा में रिपीट करने का प्लान चल रहा था क्या? उज्जवल पाठक जी, जो आप कह रहे हैं, जवाब दीजिए इस बात का। ऐसी एक नहीं, कई प्रदेशों में घटनाएं घटी हुई हैं। उसके बाद आरोप मर देते हैं आप स्पीकर के ऊपर। नहीं बिल्कुल, आप नहीं, आप ये बताइए 2014 से पहले जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके राज्यसभा और लोकसभा के भाषणों के आपने वीडियो नहीं देखे? मनमोहन सिंह बोल रहे हैं भाजपा सांसद वेल में आकर के उनकी कुर्सी के पास उनके ऊपर पर्चियां फेंक रहे हैं, कागज फेंक रहे हैं। हम विपक्ष सरकार ने, विपक्ष ने तो कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर फेंका जाता था, तत्कालीन सरकार ने तो कभी नहीं कहा, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हमला किया जाता था। महिला नहीं, पुरुष सांसद। ठीक है उज्जवल पाठक जी, लेकिन क्या आप ये बताइए, आज तक इस सरकार उज्जवल पाठक जी, प्रधानमंत्री अभी पहुंचे नहीं थे और महिला सांसद बैनर लेकर उनकी कुर्सी को घेर कर खड़ी हो गई। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या मायने निकाले जाए इसके? किस लिए वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के बगल में ही बैनर लेकर खड़ी हो गई? मैं बता रहा हूँ, इसका यही बैनर ही लहराने थे तो बाहर आ सकते थे ना परिसर के। अच्छा, सदन के भीतर प्रदर्शन करने का अधिकार किसी को नहीं है। सदन के भीतर अपनी बात जब रखने नहीं दिया जाएगा, आपके काले चिट्टे, इनके काले चिट्टे दिखाए हम। सदन चर्चा के लिए उज्जवल पाठक जी या बैनर पोस्टर लहराने के लिए? नहीं, मैं वही बता रहा हूं। सदन की कार्यवाही पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं आम आदमी के जेब के, वो इसलिए खर्च किए जाते हैं कि आप लोग बैनर लेकर हंगामा करिए। देखिए, ये सदन भाजपा और सरकार की जमींदारी नहीं है, ये सदन देश की जनता का है और विपक्ष के पास पूरा अधिकार है जनता के मुद्दे उठाने का। ये जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी के बगल में बैनर लेकर खड़े होकर जनता के मुद्दे उठाएंगे आप? सरकार के हिसाब से हम सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार जो चाहती है हम वो नहीं बोलेंगे, हम अपने हिसाब से सदन में बोलेंगे। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सदन, उसके अनुसार आचरण नहीं होगा। सदन में आचरण नियम प्रक्रियाओं के अनुसार होगा। ये नियम और आचरण है, ये आचरण दिख रहे हैं उज्जवल पाठक जी, आचरण नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, यही आचरण किया जा रहा है ना विवेक श्रीवास्तव जी? जी, सदन नियमों से चलेगा, संसद की परंपराएं हैं, नियम, उसके अनुसार सदन चलेगा, सदन चलना चाहिए। अब नेता प्रतिपक्ष को किसने कहा था कि अप्रकाशित पुस्तक का आप उदाहरण दीजिए? किस नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष किसी नेता सत्ता पक्ष के गले लग जाते हैं? किस नियम के तहत आंख मारते हैं? ये किस नियम में लिखा है? राष्ट्र को शर्मसार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष की ये किस नियम में लिखा है? जब प्रधानमंत्री आए तो मोदी मोदी चिल्लाए। ये किस नियम में लिखा है कि कार्रवाई रोककर सब सांसद खड़े हो जाएं? किस नियम में लिखा है? संसद की कोई मर्यादा है? संसद की कोई मर्यादा है? राज दरबार में आ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? अरे लीजिए, संसद तो इसी बात की थी क्या उज्जवल पाठक जी कि प्रधानमंत्री का अभिवादन कर दिया गया? प्रधानमंत्री के बढ़ते पद से सदन के प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए बनाया गया है क्या? आप बताइए। अदिति जी को कष्ट इस बात का है कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है जनता की और संस्था है। दुनिया के अभिवादन का मंच नहीं है सदन, लेकिन इस तरीके से बैनर लगाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरने के लिए है। दुनिया के देश उस प्रधानमंत्री को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण दे रहे हैं। इनको ईर्ष्या है प्रधानमंत्री की वैश्विक छवि से। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, उनको ईर्ष्या होगी, लेकिन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके ये जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की उतनी सत्ता पक्ष की भी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि निशिकांत दुबे को बोलने का मौका दिया गया, उन्हें किताब का जिक्र करने का मौका दिया गया, और जब हमारी बारी आती है तो कह दिया जाता है, नियमों का हवाला दे दिया जाता है, पक्षपात किया जाता है क्या? निशिकांत जी ने सारी वो किताबें रखी जो प्रकाशित है, प्रकाशित पुस्तकों को रखा, छेड़ा तो इन्होंने। जवाब में अगर उधर से प्रकाशित पुस्तकें रखी जा रही तो क्यों मिला रहे हैं? किताब प्रकाशित क्यों करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी कहाँ किताब को प्रकाशित करने दे रहा है? 2024 से पेंडिंग पड़ी हुई किताब उज्जवल पाठक जी, क्या इस देश में किताब के अलावा कोई मुद्दा बचा ही नहीं है क्या? सीधा सवाल मेरा आपसे है, क्या उस किताब के अलावा इस देश का कोई मुद्दा नहीं बचा है जो विपक्ष सदन में उठा पाता? आप ये बताइए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो सकता है देश में? अब प्रथम दृष्टया देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से मुद्दा सदन में कोई बड़ा मुद्दा है? देश के सेना अध्यक्ष यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी किताब के केवल 2 पन्नों को आप लोगों ने
सोशल मीडिया पर फैलाकर ये दिखा दिया है कि भाई देखिए इसमें किताब नरवणे में साहब केवल ने दो क्या पन्ने लिखा है। नहीं जब है। तक अरे पूरी मैडम, किताब किताब नहीं में पढ़ी केवल जाएगी, दो जब पन्ने तक पूरी नहीं किताब है। सामने नहीं आएगी किताब उज्जवल के- पाठक जी, तब तक आप किताब- कैसे ये दावा कर सकते हैं कि उसमें किताब क्या के- जिक्र है क्या नहीं जिक्र है। ये किताब चर्चा बाद में केवल भी दो हो सकती पन्ने थी नहीं उज्जवल है। पाठक जी, ये मैं चर्चा बता रहा बाद में भी हो सकती थी। नहीं मैं बता देश रहा हूं। एक्सपेक्ट कर रहा था, क्यों देश बाद की में हो सकती एक्सपेक्टेशन थी? थी नहीं, कि क्यों बाद में हो सकती बजट थी? जो आम आदमी की इस बार समझ से परे था उसको लेकर विपक्ष कुछ ना कुछ तो आवाज बजट में उठाएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए समय निर्धारित किया गया था और राष्ट्रपति अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्य मुद्दा होता है। अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने अपनी बात कही, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हुई तो नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे थे और वो अनपब्लिश्ड किसी किताब आम का आदमी ने जिक्र नहीं करते उठाया, हुए। नेता प्रतिपक्ष ने उठाया मुद्दा। आप लोग मजाक बनाकर रखे हुए हैं। आप कह रहे हैं दो पन्ने, अरे भाई 2 पन्ने नहीं है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और नरेंद्र मोदी जी की नीतिगत विफलता कहीं का ऐसा तो मुद्दा नहीं कि है, इसीलिए उसकी जनता आपका भी कूटनीतिक मजाक कायरता बना का रही है मुद्दा। उज्जवल पाठक जी। लगातार कांग्रेस जो है उसका ग्राफ खिसक रहा है, यही वजह वो तो नहीं है। वो 2 पन्ने नेतृत्व की कायरता को दिखलाते हैं। आप 2 पन्ने मत करिए, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। नेतृत्व की कायरता को दिखाते हैं वो 2 पन्ने। ऐसी तमाम किताबें हैं उज्जवल पाठक जी जो कांग्रेस के राज की कायरता को भी दिखलाती हैं। क्या किताबों पर ही अब सियासत शुरू हो जाएगी क्या? अरे आप बताइए मैडम, आप भाजपा प्रवक्ता को कुछ बोलने देंगी कि पूरा भाजपा का पक्ष आप अकेले रख लेंगी? आप बताइए। मैं सवाल करूं तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता घोषित हो जाऊंगी उज्जवल पाठक जी। नहीं, आप भाजपा प्रवक्ता को नहीं। मत रखने दीजिए। आप स्वयं मुझसे बतौर बीजेपी प्रवक्ता भाजपा को तो प्रवक्ताओं की जरूरत सवाल ही नहीं कोई है। करे तो प्रवक्ता बता दोगे। आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा था कि क्या आम आदमी के मुद्दे जो हैं वो गायब रहेंगे और लड़ाई केवल किताबों पर ही होगी? देखिए, कल यदि मैं बता रहा हूँ किताबों की बात नहीं है, तथ्य उठाकर, वो किताब केवल एक किताब नहीं है, तत्कालीन सेना अध्यक्ष की अभिव्यक्ति है। उनका दुख दर्द है किस प्रकार उन्होंने नेतृत्व का अभाव महसूस किया। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, एक लोकतांत्रिक राज्य में सेना शासन नहीं करती है, देश में सरकार शासन करती है और कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस अफेयर ये निर्धारित करती है कि सेना क्या कदम उठाएगी। तो कम से कम इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और आज तो हाल ये हो गया है देश का कि यदि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के पास भारत को गिरवी रख दें तो उस देश की गोदी में लिया और उनके अंधभक्त कहेंगे देखिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक, देखिए उज्जवल मोदी पाठक का जी, मास्टर किताब तो स्ट्रोक। शास्त्री जी पर भी चिट लिखी मोदी गई का है। मास्टर स्ट्रोक, पट भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक। भैया मोदी है कि महामानव है? आप बताइए। आपने उनको आप कहें तो हम उनको राष्ट्रपिता घोषित कर दें, हम लोग घर में बैठ जाएं, मोदी जी की पूजा करने लगे। अगर ये ठीक है। चाहते हो आप तो हम लोग घर में बैठ जाए। भाई सवाल आप लोग उठाने नहीं दे रहे हैं। विपक्ष अगर मोदी जी से सवाल पूछे, सरकार सवाल पूछे तो विपक्ष राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, जन विरोधी। जनता ने हमको भी भेजा है कि आप जाकर के सवाल पूछिए, जिस प्रकार मोदी जी को ठीक है। जनता ने भेजा है, विवेक उस प्रकार श्रीवास्तव जी, विपक्ष को भी जनता ने संदेश विपक्ष भेजा है। सवाल उठाता है तो फिर क्यों रोक दिया जाता है? क्यों चर्चा से बार बार जो है मना किया जा रहा है? राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। इसी वजह से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ। देखिए अदिति जी, नेता प्रतिपक्ष को ये समझना होगा कि सदन नियमों से चलता है। ये भारत की संसद है। नहीं, यही तो सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष यही तो सवाल उठा रहा है कि नियम क्या केवल हमारे लिए हैं, कानून केवल हमारे लिए कहाँ हैं? ये केवल सवाल उठा रहे हैं ना, ये समझने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं कि नियम है क्या। भाई आप अप्रकाशित पुस्तक का उद्धरण दे रहे हैं, बदले में प्रकाशित पुस्तकें रख दी गई, तब भी आप बिलबिला रहे ठीक है, हैं। सवाल ये भी है विवेक श्रीवास्तव जी कि हाँ। किताब प्रकाशित क्यों नहीं की जा रही है या क्यों नहीं हो पा रही है? ये सरकार का फैसला है। ये सरकार का फैसला है। आप पार्लियामेंट्री कमेटी में हैं रक्षा मामलों की, आप कितनी बैठकें अटेंड किए हैं? कितने गंभीर सांसद हैं आप अपने आप ठीक को है। मिस्टर गंभीर बताना ठीक है चाहते विवेक हैं। श्रीवास्तव जी, लेकिन देखिए सरकार आपकी है जी। और ये जो किताब है ये करीब 1 साल से ऊपर हो गया है, बिल्कुल ठीक है। रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी हुई है ठीक है। अप्रूवल के लिए। ठीक है, क्या ऐसी दिक्कत है उस किताब में कि उसको जो है पब्लिकेशन की परमिशन नहीं दी जा रही है, अभी तक दी जा पाई है? निर्णय होते हैं अपने कितना साल लग जाता है इस निर्णय को लेने में? ये उस कमेटी देखेगी उसको। ये थोड़ी तय करेंगे नेता प्रतिपक्ष के नहीं, हम कह रहे हैं उसको पास कर दीजिए। ये सरकार देखती है कि कौन सी चीजें आज उद्धृत करने के लायक। आप देख लीजिए तमाम देशों में, यानी अभी वो किताब पब्लिकेशन के लायक नहीं है। आप मेरी बात समझिए, बहुत से ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कुछ कालखंड के बाद सार्वजनिक किए जाते हैं।
तत्काल सार्वजनिक करने से उनसे अन्य देशों के हमारे वैश्विक संबंधों पे आ जाती है। हर देश में नियम है, आप देख लीजिए अमेरिका तो सरकार तक में नियम क्लियर है। कर देना, क्लैरिटी दे दे कि भाई ये नरवणे साहब को भी क्लैरिटी दे दे कि भाई आपकी जो किताब नरवणे है साहब उस कमेटी उससे, के बीच, हाँ ये नरवणे साहब उस कमेटी के बीच का मामला है। उसमें नेता पक्ष कौन है, किस हैसियत से पार्टी बन रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, आप स्वयं रक्षा मामलों की संसदीय समिति के सदस्य हैं। यदि आप बहुत गंभीर हैं, मिस्टर गंभीर आपका ठीक है, नाम रख दिया विवेक जाए, श्रीवास्तव जी, तो आप लेकिन बताइए कितनी बैठकों में आप रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष इसीलिए तो होता है ना कि वो मुद्दों को उठाए, और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मुद्दा है समस्या यही और तो- जो दो यही- पन्नों में यही तो लिखा हुआ समस्या है, है जो कि मैंने भी नेता पढ़ा पर- है कि 8:15 पर कॉल जाता है, अदिति उसके बाद जी- 10:30 बजे ये कह दिया जाता है नरवणे साहब को कि जो आपको ठीक लगे वो आप करिए। तो ये मुद्दा तो आप ये गरमाएगा ही, बताएं, आप ये गंभीर है ही, आप ये क्योंकि बताएं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आप फिर ये इस पे बातचीत करने से, इसके बारे में फैसला देने से क्यों बच रही है सरकार? आप ये बताएं अदिति हाँ। जी, जब प्रधानमंत्री के बोलने का समय आया लोकसभा में, तो आपकी महिला नेताओं ने वहां हमला की स्थिति उत्पन्न कर दी। ठीक, मुकदमा क्यों नहीं स्वयं- हुआ? हैं? मुकदमा क्यों नहीं हुआ? अब ये वीडियो आने के बाद क्या केस होगा क्या सदन विवेक के श्रीवास्तव अंदर जी? किसी क्योंकि चीज- देखिए किसी प्रधानमंत्री के गतिविधि ऊपर FIR हमला होती है करने क्या? नहीं, होती है क्या? हाँ। नहीं होती है। इसी की तो आड़े ले रहे हैं। अभी ये किताब अगर जरा सा सार्वजनिक स्थल पर लेके आते हैं, ऐसा कुछ करते, तब तक इनको मुकदमा हो जाता। उसी का तो लाभ ले रहे हैं सदन के अंदर की स्थिति का। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, सदन के अंदर की स्थिति का लाभ उठाया जा रहा है क्या? भाई वहां नहीं हो सकता। सदन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आप कुछ भी बोल के चले जाइए, भाई, कुछ भी प्रेस कर कौन रोक लीजिए, रहा है आपके ऊपर इनको? कार्रवाई भाई, नहीं होगी, आप प्रेस कार्रवाई से बच उस किताब को जाएंगे। लेके। इसी का लाभ क्या विपक्ष उठा रहा है? कितना सहमत हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी की बात से? देखिए लगातार तो कार्रवाइयां हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी वो किताब छपवाना चाहे या जो कहलवाना चाहे वो कहलवा सकते हैं, लेकिन विपक्ष का या सरकार के खिलाफ कुछ होगी तो यह किताब रुक जाएगी, नहीं तो ईडी सीबीआई आ जाएगी। अभी पिछले दिनों कितने सांसदों पे कार्रवाई हुई, उनका निष्कासन कर दिया गया था। कई सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा आसन पे था। कागज फेंक रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म करने पर काम कर रही है, और जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ थे, उन स्तंभों को आप देख रही हैं कि किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब उनका मन होता है साजिद तो वो जी, मन की बात स्पीकर की कह कुर्सी देते की हैं। तरफ वही वो कागज लोकसभा पर्चे को फेंके बनाना जाएंगे तो चाहते हैं। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी क्या? सस्पेंशन की जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है क्या? और पहली बार हुई है क्या? अगर स्पीकर की कुर्सी की तरफ, स्पीकर के ऊपर पर्चे फेंकेंगे सांसद, तो कार्रवाई तो होगी ना, या नहीं होनी चाहिए थी आपके मुताबिक? देखिए, जो स्पीकर होता है और लोकसभा है, उसमें सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी सम्मान दिया जाता है, और वहां सम्मानित सांसद बैठे हैं। लेकिन स्पीकर की नजरों में या भारतीय जनता पार्टी की नजरों में कोई भी सांसद जो उनकी पार्टी का है, क्योंकि उनको यशमैन है, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलता है जो सिर्फ तारीफ करेगा। सरकार की तरफ से एक पर्चा जारी हो जाता है कि साहब इन लोगों ये इस टॉपिक पर बोलना है, और ये हमारा बस वो तारीफ के पुलंदे बांधते हैं कि इस समय जो है वो बजट बहुत अच्छा आया है, और ये किसानों की आय बढ़ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 8 नवंबर 2015 को कहा किसान की आय दुगनी कर देंगे हम। आज बताइए 15 से 11 साल हो गए, कितने किसानों की आय दुगनी हुई? अगर किसानों की आय दुगनी हुई तो बेचारे आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान ठीक है दुनिया मोहम्मद का साजिद सबसे जी, अधिक लेकिन किसानों की आत्महत्या वाला सरकारें तो देश बन देखिए चुका अपनी है। पीठ थपथपाती ही रहती है, ये तो काम और विपक्ष का है ना, सरकार को घिरने का, फैक्ट्स विपक्ष- लेकर आने का विपक्ष आईना सामने देश दिखा रहा के, है, तो वो बोलने तो नहीं दे हंगामा रहे कर रहा है। अरे नेता प्रतिपक्ष ने कागज फेंके, क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं स्पीकर जी? उनका कभी उनका माइक बंद कर देते हैं? कोई आज की बात नहीं है। सरकार जो है वो बिल्कुल, आप ये समझिए, वो विपक्ष को खत्म करने की तैयारी में है कि बोलने, लेकिन जनता देश की जान चुकी है। इसीलिए वो 2 बैसाखियों के सहारे हैं। एक उनको हैदराबाद आंध्र प्रदेश से मिली हुई है और दूसरी बिहार से मिली हुई है। अगर वो बैसाखी जहां हटी तो सरकार धड़ा। तो आप समझिए कि सरकार नहीं चाहती, जब उनका मन होता है तो वो सदन चला लेते हैं। जब वो प्रधानमंत्री जी को सदन में डर लगने लगा है, लोग वो कह रहे थे कि भारत का हर व्यक्ति महफूज है, अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब तो पाकिस्तान के भी जो है हमने नोटबंदी कर दी है,
और हर नोट में चिप लगा दी है, आतंकवादियों के पास नोट भी नहीं जाएगा और बिल्कुल अब आतंकवाद बंद हो जाएगा। लोग घर घर में, घर के अंदर तक आ रहे हैं। कश्मीर में क्या हुआ, वो कह रहे थे 2013 में कि जो है अगर एक सिर कटेगा हम 10 काट के लाएंगे। हेमराज का और उनका एक हमारे सैनिक भाई थे, उनका काटा तो वो सर काट के तो नहीं लाए, अफगानिस्तान से उड़ान भरी, सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेटी की शादी में पहुंच गए। तो उनका क्या रिश्ता है? आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आप उठा के देखिए, जांच कराई जाए तो इन लोगों के कारोबार है। ठीक है मोहम्मद साजिद जी, बिल्कुल देखिए और दूसरे पहलगाम से पर लेकर आरोप दिल्ली लगाएंगे। बमब्लास्ट तक जांच कहां तक पहुंची, कौन था हमले के पीछे, ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दावे भले ही बड़े बड़े किए जा रहे हों। उज्जवल पाठक जी, अगर सरकार का वो होता तो 3 दिन में बिल्डोजर भी चल गया होता, भले ही हाई कोर्ट का फैसला देता। अयोध्या में आप देखिए कैसा हुआ। लेकिन जहां कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं होती है, वो जांच ऐसी लटकती है। एक बेदी राम जी थे यूपी के, उन्होंने परीक्षाएं जब कैंसिल हुई, पर्चा लीक हुए, क्योंकि यूपी में कोई परीक्षा तो होनी नहीं है, तो वो आज तक जांच पेंडिंग में पड़ी है। एक उस जांच में किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तो जहां सरकार का मामला या मंशा ठीक नहीं होती है, वो जांच लटक जाती है। अभी तक पुलवामा की जांच नहीं हुई है। और जब उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, वे राज्यपाल बने, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे कॉल की थी और आपने उनको सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर और प्लेन मुहैया नहीं कराए, ऐसा हादसा हो गया। ठीक है साजिद जी, और किस तरीके से अच्छा होता अगर ये मुद्दे विपक्ष सदन में उठा रहा होता तो ज्यादा बेहतर होता साजिद जी। क्यों उज्जवल पाठक जी? तो विपक्ष पक्ष को उठा रहा है। मुद्दे तो तमाम है आपके पास, फिर एक विपक्ष किताब को पर बोलने ही कहाँ क्यों दिया रहा जा है? रहा है? विपक्ष को बोलने कहाँ दिया जा रहा है? विपक्ष उठा तो रहा है। अब बताइए, मनोज मुकुंद नरवाणे जी की किताबें पेश कर रहे हैं। अप्रकाशित पुस्तक के लिए आपको कहा गया कि अप्रकाशित पुस्तक मत पेश करिए, मत जिक्र करिए अप्रकाशित पुस्तक का, ये नियम के खिलाफ है। तो आपकी नाक का सवाल हो गया क्या? इसी वजह से आप तमाम मुद्दे जो उठाए जा सकते थे उनको भूल गए। कौन करेगा प्रकाशित? इस पुस्तक की को प्रकाशित करने की अथॉरिटी किसके पास है? एमओडी के पास है। और एमओडी सरकारी संस्थान है। सरकार नहीं चाहती कि हमारी कलाई देश की जनता के सामने खुले। तो अगर किताब पुस्तक प्रकाशित नहीं होगी तो क्या मनोज मुकुंद नरवाणे जो तत्कालीन सेना अध्यक्ष थे, उनकी अभिव्यक्ति के आधार पर हम सवाल नहीं उठाएंगे? हम चाइना जो हमारे लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, और लद्दाख के लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो कई क्षेत्रों पर दावा करता है, पुस्तक नरवणे साहब की है उज्जवल पाठक जी, आप क्या उसमें पार्टी बन रहे हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं पार्टी बने? वी आर द नरवणे साहब तो एक बार भी सामने आकर ये कहते नजर नहीं आए कि मेरी पुस्तक को जानबूझकर प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। आज मनोज मुकुंद आज देखिए नरवाणे जी का ट्वीट 2023 में नरवाणे जी ने ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने कहा था मेरी पुस्तक अवेलेबल है अमेज़न पे, उसको हम पढ़ सकते हैं। वो पुस्तक अवेलेबल है। राहुल गांधी जी उसको सदन में लिए हुए हैं। मनोज जी ने तो ट्वीट किया था। ठीक है, 23 का ट्वीट आपको 26 में याद आ रहा है, क्यों? उसकी वजह तो बहरहाल आप ही खास जानते होंगे। फाइनल कमेंट दीजिए विवेक त्रिपाठी जी, क्या बैसाखियों के सहारे है सरकार आपकी, और क्या विपक्ष को आप इसलिए नहीं बोलने देना चाहते क्योंकि घिर सकते हैं? देखिए अदिति जी, हमको बैसाखी की सरकार वो बता रहे हैं जो 4 बार उत्तर प्रदेश में 3 बार बैसाखी पर सरकार चला चुकी है, जिसमें हमारी भी बैसाखी पे ये लोग सवार रहे हैं। दूसरी चीज, हमारी गठबंधन की सरकार है, वो हमारे एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं। हमने कोई आफ्टर पोल अलायंस नहीं किया है, प्री पोल अलायंस है। एक चीज। दूसरी चीज, सदन नियमों के अनुसार चलेगा। सदन के नियम है, उन नियमों को नेता प्रतिपक्ष को मानना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष अगर ये सोचते हो कि मैं जो चाहूँगा वो होगा, तो ये भारत की संसद है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं है। ये जितने जल्दी नेता प्रतिपक्ष समझ जाए समझें। एक मैं और भी देखता हूँ बार बार हमारे ठीक है, जल्दी से सुनील त्रिपाठी जी अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए, समय की कमी है। विवेक श्रीवास्तव जी, सुनील त्रिपाठी जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए अपना। विपक्ष को और कांग्रेस को अब नरवणे जी याद आ रहे हैं, लेकिन जब डोकलाम में हमारे सैनिकों ने
चीन के सैनिकों को परास्त किया था, उस समय कितना कटाक्ष किया था हमारे सेनाध्यक्ष के ऊपर, और राहुल जी चाइना एम्बेसी में बैठे हुए थे और यही विपक्ष नरवणे जी को घेर रहा था। मेरी समझ में आ रहा कांग्रेस की राजनीति किस तरफ जा रही है, और ये हम नहीं, ये पूरा देश देख रहा है। और अभी साजिद भाई कह रहे, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष अगर अखिलेश जी होती या प्रियंका जी होती तो ठीक था। राहुल जी का नेतृत्व तो किस तरह का है पूरा देश देख रहा। विवेक जी पहले जा चुके, कहीं आंखें मारते हैं, कहीं चौकीदार चोर है, कहीं मोदी जी को कुर्सी से उठा रहे हैं। इस तरह से बचपन हरकत करने वाला अगर आरोपी होगा हमारे देश का तो ये दुर्भाग्य है। मैं तो यही कहूंगा, और इसीलिए बीजेपी नेता उन्हें अबोध बालक बोलते हैं। जी, सुनील त्रिपाठी जी, इसीलिए ठीक है। मोहम्मद साजिद जी, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए अपना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को कुछ बोल सकती है। ये करोड़पति गर्ल्सफ्रेंड बोल सकते हैं, ये चॉकलेटी गर्ल्स बोल सकते हैं, ये किसी के भी बारे में कुछ बोल सकते हैं। ये खुद देश की आजादी का विरोध किया, अंग्रेजों से पेंशनें ली, और ये किसी को भी देवद्रोही बोल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ना ही सदन चलाना चाहती हो, ना ही देश चला रही है, केवल कुछ उद्योगपतियों के इशारे पर जहां कहीं खाई होती है, जहां सरकार घट जाती है, वहां डील करती है, चाहे 500 अरब की हो या इससे पहले और घोटाला हुआ अरबों रुपए का। कोई पार्टी आप उठा रहे लोकसभा, बता दीजिए। मेरा एक सवाल है, जनशक्ति मिशन में करोड़ों रुपए घोटाला हुआ, अरबों रुपए का पूरे देश भर में, तो उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास किसी के लिए सम्मान नहीं है। उसमें आप किसी लोग और हैं। जो सरकार चल रही है वो आप समझ सकते हैं कैसे चल रही है। देश ठीक के है। मुद्दे सुनील ना त्रिपाठी उठाए सुनील यही त्रिपाठी भारतीय जी जनता पूछ पार्टी रहे हैं चाहती है। आपसे कि जल शक्ति मिशन में करोड़ों का घोटाला हुआ, अरबों का, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं सदन में किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लोग भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा है। आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह बात कही है कि किस तरीके से घर, नल और पानी, पेयजल योजनाएं ठप है, टंकियां गिर रही हैं और सरकार के मंत्रियों को विधायक घेर रहे हैं। और ये आज ही नहीं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसों में की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही वो विपक्ष को डरा रहे हो सीबीआई, ईडी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। उज्जवल पाठक जी, जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए अपना। क्या राहुल गांधी को ये मुद्दे नजर नहीं आते? भ्रष्टाचार के, घोटाले के, नमामि गंगे से लेकर जल जीवन मिशन तक, ये मुद्दे कब उठाए जाएंगे? नहीं, ये मुद्दे भी उठाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं नमामि गंगे हो गया, तमाम योजनाएं हो गई, ये भी मुद्दे उठाए जाते हैं। राष्ट्रपति के भाषण पर नेता प्रतिपक्ष को काफी समय मिलता है, परंतु वो मानसून सत्र से लेकर बजट सत्र तक पर बात करना नहीं, चाहते थे। मानसून सत्र से लेकर बजट सत्र तक एक बार भी ऐसे मुद्दे नहीं उठाए गए। हंगामा केवल बरपा। कभी धनखड़ साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, कभी ओम बिरला के खिलाफ, मुद्दों पर विश्वास नहीं रह गया क्या? आप सदन की कार्रवाई उठा करके देखिए, इस तरह के मुद्दे 0 आवर में हमारे तमाम सांसदों को द्वारा उठाए जाते हैं, और इस तरह के मुद्दे 0 आवर में उठाए जाते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर देश की व्यापक आर्थिक स्थिति, सामाजिक राजनीतिक स्थिति, नेशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल पॉलिसी, ये तमाम नीतियों पर चर्चा की जाती है, जिस पर बात करने नहीं दिया जा रहा है। तो और व्यापार समझौता जो अमेरिका के साथ हुआ, उसमें किस प्रकार दोहरा रवैया अपनाया गया, देश के किसानों के साथ, गरीब उत्पादकों के साथ कुठाराघात किया गया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार इनको अपने गिरेबान पर झांक देखना चाहिए कि इनके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली करते रहे, आज ये ट्रंप की दलाली कर रहे हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। लेकर के उज्जवल जी, वो पूर्वजों बात ना कीजिए। मैंने बहुत नजदीक से देखा है, 5,000 रुपए सिंचाई लगाने के लिए गांव का बेचारा किसान एसडीएम जेल काट के आता था, तो उसके जानवरों का निहौज बन के आता था। वो भी आपके कार्यकाल में ठीक है। किसने देश को कितना दिया, किससे जनता कितनी खुश है, और क्या कौन सी पार्टी देश के लिए कितना काम कर रही है, ये जनता फिलहाल देख रही है। इसका जवाब भी आगामी चुनावों में जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बजट सत्र की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज लंबे इंतजार के बाद रविवार को बजट पेश हुआ, उसके बाद आज जाकर कुछ घंटे की चर्चा जरूर सुचारू रूप से चल पाई, जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया विपक्षी दलों के सांसदों से कि सदन की कार्यवाही को ठीक तरीके से चलने दिया जाए। हालांकि इससे पहले समूचा विपक्ष मिलकर, हालांकि टीएमसी इसमें शामिल नहीं है,
119 सांसदों के हस्ताक्षर का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ और यह दावा किया जा रहा है कि ओम बिरला पक्षपात करते हैं। हंगामा लगातार जारी है बजट सत्र में। क्या कुछ मिलेगा इस बार आम आदमी को? और सबसे अहम सवाल ये कि बजट को लेकर इस बार के चर्चा कब होगी, कितनी होगी? आम आदमी को क्या कुछ सुनने को मिलेगा इस बार के बजट सत्र में, या पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।